विद्यार्थियों, आज अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी विचार अपनी पुस्तक एथिक्स में दिए हैं और इसमें अरस्तु ने कहा है कि मानव संबंधों का नियमन ही न्याय है, अर्थात मानव संबंध नियमित रहें, यही न्याय है। अब मानव संबंध नियमित कब रह सकते हैं, किसके द्वारा रह सकते हैं, इनके नियमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कानून की। अतः कानूनों का पालन ही न्याय है। अरस्तु ने कहा है ना कि मानव संबंधों का नियमन ही न्याय है और नियमन होगा कानूनों के द्वारा नियमित, अतः कानूनों का पालन ही न्याय है। अब कानून का निर्माण करने और उसका पालन करवाने के लिए जिस संस्था की जरूरत होगी वो है राज्य। तो यहाँ से राज्य का अस्तित्व आता है। तो राज्य का अस्तित्व क्या है? लोगों में न्याय की एक जैसी धारणा, उसके कारण। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानव संबंधों का नियमन न्याय है और नियमन होगा कानून के द्वारा, अर्थात कानूनों का पालन ही न्याय है। अब कानून का निर्माण करने और उसका पालन करवाने के लिए जिस संस्था की ज़रूरत होती है वो राज्य है। तो यहाँ से राज्य अस्तित्व में आता है, लोगों की न्याय के प्रति एक जैसी धारणा के कारण। न्याय के दो प्रकार बताए हैं अरस्तु ने, एक संपूर्ण न्याय और दूसरा विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय जो है वो कानूनों का पालन सात्विकता से करने से है। अरस्तु ने कहा है ना कि न्याय कानूनों का पालन करने से है, तो यहाँ पर कानूनों का पालन तो होगा लेकिन सात्विकता से। सात्विकता का मतलब है कि श्रेष्ठ नैतिक आचरण। नैतिक आचरण गुणों पर निर्भर करता है और अरस्तु ने इसी को ही वास्तविक न्याय भी कहा है कि हकीकत में हर समाज का अंतिम लक्ष्य इस तरह का न्याय प्राप्त करना है, यानी कि ये न्याय की आदर्श अवस्था है और अंतिम लक्ष्य है न्याय का। अब ये एक तरह से अव्यवहारिक चीज़ है, क्योंकि नैतिक श्रेष्ठ आचरण उच्चतम स्थिति तक कोई नहीं कर सकता। तो इसकी प्राप्ति एक तरह से अव्यवहारिक है, असंभव है। परंतु अरस्तु कहता है कि इसकी प्राप्ति की तरफ बढ़ना है और उससे पहले वर्तमान परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष न्याय की जरूरत है, जिसके माध्यम से इस संपूर्ण न्याय तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि वर्तमान में कुछ विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है जिससे कि उस संपूर्ण न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब ये विशेष प्रावधान जो हैं ये एक तरह से संपूर्ण न्याय के प्राप्ति के बीच में एक पड़ाव है। तो हम जो पढ़ते हैं असल में वो अरस्तु के विशेष न्याय को ही पढ़ते हैं और इसके दो भाग पढ़ते हैं, फिर वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। तो जो विशेष न्याय है इसमें कानूनों का पालन जो है वो राज्य की बाध्यता से होगा, यानी व्यक्ति कानूनों का पालन करेंगे क्योंकि कानूनों का पालन न्याय है। अरस्तु के अनुसार कानूनों का पालन ही न्याय है। तो यहाँ कानूनों का पालन होगा, निर्माण होगा, उनका पालन होगा, परंतु राज्य की बाध्यता से। अब ये जो विशेष न्याय है ये विधायिका और न्यायपालिका दोनों के विचार क्षेत्र में आएगा। जैसे वितरणात्मक न्याय है वो विधायिका के विचार क्षेत्र में आएगा। विधायिका क्या है? विधि निर्माण करने की संस्था। जैसे अपने देश में संसद जो है वो विधायिका है। अब न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका जो विधि कानून है उसके अनुसार उनका उल्लंघन करने पर या अपराधियों द्वारा दंड करने पर, अपराधियों द्वारा कोई अपराध करने पर उनका दंड निर्धारित करने वाली संस्था है। तो ये इन दोनों के विचार क्षेत्र में आता है। तो विशेष न्याय ही एक्चुअल में हम पढ़ते हैं, यही पढ़ा जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है वितरणात्मक न्याय और दूसरा होता है सुधारात्मक न्याय। तो सबसे पहले देखते हैं वितरणात्मक न्याय। ये विधायिका के कार्य क्षेत्र में आता है। मैंने बताया कि कानून का निर्माण कौन करेगी? विधायिका। जैसे अपने देश में संसद।
तो अब विधायिका ही ऐसे कानून बनाएगी जिससे कि लोगों के बीच में जो राज्य के संसाधन हैं, राज्य के पास जो संसाधन होते हैं, जैसे पद हैं, योग्यता है, संपत्ति है, लाभ है, उत्तरदायित्व, अवसर, तो ये राज्य के संसाधन हैं। और व्यक्ति के कुछ अधिकार भी होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, जीवन। तो इन राज्य के संसाधनों और व्यक्ति के अधिकारों का वितरण जो है वो किस प्रकार से हो, तो ये अरस्तु बताता है कि व्यक्ति की योग्यता और उसके योगदान, यानी व्यक्ति कितना योग्य है और समाज में या राज्य में, राज्य क्या है, संगठित समाज, तो समाज और राज्य में उसके योगदान के अनुरूप ही आनुपातिक समानता के अनुपात में उसको इन संसाधनों का वितरण होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राज्य के संसाधन में पद हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, अवसर हो गया, संपत्ति हो गया, लाभ हो गया, और अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, जीवन, अर्थात इनको शॉर्ट रूप में कहें तो शक्ति और संरक्षण। भाई किसी व्यक्ति को पद मिलेगा, उत्तरदायित्व मिलेगा तो उसके पास शक्ति होगी ना, संपत्ति है तो शक्ति होगी ना, और अधिकार है तो उसका संरक्षण भी होगा। तो एक तरह से कहें तो राज्य के संसाधनों, अधिकारों अर्थात शक्ति और संरक्षण का जो वितरण है लोगों के बीच में, उसके लिए कुछ निश्चित नियम बनाए हैं। और अरस्तु कहता है कि इनका वितरण व्यक्ति की योग्यता और उसके समाज में जो योगदान उसने दिया है उसके आनुपातिक समानता के अनुपात में होना चाहिए। अभी आनुपातिक समानता क्या है? आनुपातिक समानता का मतलब है कि लाभ और उत्तरदायित्व जो है व्यक्ति को मिलेगा वो उसकी क्षमता और सामर्थ्य के अनुपात में ही मिलेगा, यानी कि एक तरह से रेखा गणितीय अनुपात में। तो ये अरस्तु का विशेष न्याय में वितरणात्मक न्याय हो गया। अब आता है दूसरा न्याय का प्रकार, सुधारात्मक न्याय। इसको प्रतिवर्ती या प्रतिकारात्मक न्याय भी कहते हैं। ये न्यायपालिका के विचार क्षेत्र में आता है। इसमें क्या है कि वितरणात्मक न्याय से जो संसाधन और अधिकार हमें प्राप्त हुए थे, इससे ऊपर वाले न्याय से जो संसाधन और अधिकार हमें प्राप्त होते हैं उनकी रक्षा इस सुधारात्मक न्याय के द्वारा की जाती है। यानी व्यक्तियों के बीच में लेन देन, जीवन में बहुत लेन देन चलता है, तो लेन देन का उसको नियमित रखे, यानी कि वो रेगुलाइज रहे, और अपराधों का दंड निर्धारित करने से संबंधित है ये न्याय। और ये कौन करेगा? ये करेगा न्यायपालिका यानी न्यायाधीश। तो एक तरह से सुधारात्मक न्याय जो है वो न्यायपालिका या न्यायाधीश के विचार क्षेत्र में आता है। और सुधारात्मक न्याय जो है वो अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना कि व्यक्ति के अधिकारों का जब हनन होगा तो सीधी सी बात है कि वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएगा। तो यानी कि सुधारात्मक न्याय वितरणात्मक न्याय से प्राप्त जितने भी संसाधन हैं जो उसको योग्यता और योगदान के अनुपात में मिले हैं, और जो अधिकार हैं व्यक्ति के, उनकी रक्षा सुधारात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय के द्वारा की जाती है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जैसे वितरणात्मक न्याय का केंद्रीय बिंदु क्या था? योग्यता, कि जो जितना योग्य है उसके अनुसार उसको समाज में जो सरकार के, देश के संसाधन हैं उनमें हिस्सा मिलेगा। उसी प्रकार सुधारात्मक न्याय का जो केंद्र बिंदु है वो कृत्य है, काम। अब जो व्यक्ति जैसा करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको न्याय मिलेगा। अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड मिलेगा। तो वितरणात्मक न्याय का केंद्रीय बिंदु योग्यता हो गया और सुधारात्मक न्याय का केंद्रीय बिंदु कृत्य हो गया। अब आता है मध्यकाल में न्याय विचार। तो ये हमने देखा अरस्तु का न्याय संबंधी विचार। इससे पहले और उससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। तो ये प्राचीन यूनानी चिंतक थे दोनों, तो इनको प्राचीन यूनानी विचारक या प्राचीन यूनानी चिंतन के अंतर्गत रखा गया था। और उसके बाद मध्यकाल स्टार्ट होता है 7वीं शताब्दी से लेकर और 14वीं 15वीं शताब्दी तक का जो बीच का काल है उसे मध्यकाल कहते हैं।
तो इस काल में न्याय के बारे में क्या विचार थे? तो यहाँ दो विचारकों को पढ़ते हैं हम। पहला है संत ऑगस्टाइन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सिटी ऑफ गॉड, और इसमें उन्होंने ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है कि राज्य जो है वो ईश्वर की देन है, यानी कि एक तरह से चर्च का समर्थक था ये, तो चर्च की श्रेष्ठता सिद्ध की है इसने इस पुस्तक में। तो ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है, ये कहता है संत ऑगस्टाइन कि ईश्वरीय राज्य जो है उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन हर व्यक्ति करे, तो फिर ये उस व्यक्ति के साथ भी और सभी के साथ न्याय होगा। और इन्होंने एक बात कही है कि न्यायविहीन जो राज्य होते हैं, यानी जिनमें न्याय नहीं होता है, वो राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, यानी अव्यवस्था है उन राज्यों में। तो इसलिए राज्य जो है उसमें न्याय होना बहुत जरूरी है। दूसरे विचारक है मध्यकाल के थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास जो है वो कहते हैं कि अनुशासित जीवन जीना, अनुशासित रहना और अपने कर्तव्यों का पालन करना, जिसकी व्यवस्था मांग करे, व्यवस्था यानी राज्य, जैसी व्यवस्था है किसी स्टेट में, तो वो जैसी मांग करे कि भाई कैसा कर्तव्य करना है, तो वही न्याय है। यानी अनुशासित जीवन जीना और उन कर्तव्यों का पालन करना जिनकी व्यवस्था या राज्य मांग करता है व्यक्ति से, तो वो न्याय है। फिर इन्होंने कहा है कि समानता न्याय का मौलिक तत्व है।